पत्रिका। नमस्कार, उद्योग पत्रिका के अंक में आप सभी का स्वागत है। मूर्तिकला अब एक वृहद उद्योग के रूप में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों और तकनीकों पर विकसित हुई है, जिसका आधार और उद्देश्य कलात्मक अभिव्यक्ति, सजावट, सांस्कृतिक संरक्षण आदि है। इसका भी एक विज्ञान है जिसमें कलाकार विभिन्न तकनीकों के साथ विभिन्न सामग्रियों जैसे पत्थर, धातु, लकड़ी, मिट्टी और अन्य पदार्थों का उपयोग करके मूर्तियां बनाते हैं। मूर्तिकला उद्योग और तकनीक इस क्षेत्र में बढ़ते रोजगार, आर्थिक उपलब्धियां और भारतीय कलाकारों को मिल रही अंतर्राष्ट्रीय पहचान पर विस्तृत जानकारी के लिए सुनते हैं ये भेंटवार्ता। आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ हैं श्री नरेश कुमार कुमावत, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित सम्मानित मूर्तिकार हैं। इनसे भेंट कर रहे हैं दिलीप झा। नरेश कुमार कुमावत, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित सम्मानित मूर्तिकार हैं, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी। मूर्तिकला जो उद्योग के रूप में विकसित हुआ है, होता रहा है और आगे जो इसका भविष्य है, इसके बारे में हमें बताइए कि किस तरह से ये प्राचीन और आधुनिक तकनीकों के साथ मिल करके आगे बढ़ रहा है। मूर्तिकला एक बहुआयामी फील्ड है, एक बहुत ही विकसित क्षेत्र है जिसके अंदर कला का प्रचार और प्रसार होता है। अगर हम याद करें पुराने समय से, मोहनजोदारो से लेकर के अजंता एलोरा तक की गुफाओं की मूर्तियों की और शिल्प कला की बात करें तो हमेशा से उसको निखारा गया है, हमेशा उसको एक बढ़ करके ही पेश किया गया है। अगर हम बात करें कि इसका कॉमर्शियल उद्योगीकरण हो और किस तरह से इसमें नई पीढ़ियां आकर के हिस्सा ले सके, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत ही ज्यादा स्कोप है। अगर हम बात करें देश के अलावा विदेशों में आप देखें कि हर गली चौराहे पर मूर्तियां होती हैं। यूरोप में आप जाएं, वेटिकन सिटी में जाएं, इटली में जाएं, रोम में जाएं, इन सब जगह पे जाके देखेंगे यहाँ का शिल्प कला आज से नहीं, पुराने समय से बहुत विकसित रहा है। मैं ये मानता हूँ कि वो किसी ने साधना के तौर पे तो नहीं ही की होगी, कॉमर्शियल रूप में ही वो सारे काम हुए होंगे। हमारे देश में भी आज इसको एक औद्योगिकरण का रूप दिया गया है। सरकार भी इसमें बहुत ज्यादा, जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं तो उस वक्त से अगर हम देखें तो बहुत सारे आयामों में उन्होंने कलाकारों के लिए नए नए संसाधनों को उपलब्ध करवाया है, नए नए क्षेत्रों में उनको मौका दिया है काम करने का। अगर आप बात करें जयपुर की, तो जयपुर में एक पर्टिकुलर बाजारी खजाने वालों का रास्ता मूर्तिकला के नाम से विकसित है, जहाँ पे एक नहीं हजारों मूर्तिकार शिल्प कला का काम करते हैं, मूर्तियां गढ़ते हैं, जिनकी मूर्तियां देश में नहीं विदेशों में भी जाती हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। जब मुझे मौका मिलता है मेरे काम करने का तो देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी 80 से ज्यादा देशों में मैंने अभी तक मूर्तियां लगाई हैं। मुझे बड़े बड़े मूर्तियां बनाने का मौका मिला है और जब देश के बाहर इस तरह की बड़ी मूर्तियां हम भेजते हैं, लगाते हैं, तो कला को तो सम्मान मिलता ही है, बट ऑफ कोर्स कमर्शियल भी वो बहुत वायबल होता है। आपकी बनाई हुई जो कुछ मूर्तियों की अगर चर्चा करें जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर रही हैं, तो राजस्थान में स्थापित 369 फीट ऊंची भगवान शिव की मूर्ति, नए संसद भवन में समुद्र मंथन पर आधारित आकर्षक भित्ति चित्र, और साथ ही देश के बाहर देखें तो मॉरिशस में भी आपकी बनाई हुई कलाकृतियां लोगों को आकर्षित कर रही हैं, सम्मान पा रही हैं। आपने भारतीय संस्कृति को और कला के द्वारा न केवल हमारे देश की पहचान बढ़ाई है, बल्कि इसे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आने का अवसर भी दिया है। तो इन सब के बारे में आप अपने अनुभव से हम लोगों को बताएं। किसी भी क्षेत्र में आपको मौका मिलना बहुत बड़ी बात होती है। सफलता तो उसके बाद आपकी मेहनत से उसका पीछा करती है। जब आप मेहनत करते हैं तो मुझे याद आता है कि जब सबसे पहले मुझे आदरणीय श्री मदन पालीवाल जी ने राजस्थान में 250 फीट ऊंची मूर्ति बनाने के लिए आमंत्रित किया था, तो मैंने उनसे कहा कि हम जरूर करेंगे इस काम को। लेकिन जब उस प्रोजेक्ट को हमने शुरू किया तो उन्होंने हाइट को बढ़ाते हुए 369 फीट 369 फीट का वो स्कल्पचर हमने वहां पे बनाया। उसमें काफी लंबा समय भी लगा, टेक्नोलॉजी का हमने उसमें यूज किया। आज जब वो मूर्ति बन के खड़ी है, तैयार है, तो उसके अंदर से जाने वाली 4 लिफ्टें हैं, आप महामस्त अभिषेक कर सकते हैं, लेजर शो वहां पे होते हैं। वो 16 एकड़ का एक कैंपस, जैसे डिज्नी वर्ल्ड हो वैसे वो एक अद्भुत केंद्र मूर्तिकला का बन गया। अपने आप को मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ जब भी मैं देखता हूँ कि मेरे द्वारा तैयार किए गए शिल्प के चारों तरफ इतनी सारी जनता रोज आती है। इसी कड़ी में जब भारत सरकार ने मुझे, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इन्वाइट किया न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के काम करने के लिए, और जिनमें से एक काम समुद्र मंथन का था, तो वो जब समुद्र मंथन का काम वहाँ लग गया और उसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सराहा, तो मेरे लिए खुशी का पल था कि इससे
इससे बड़ा क्या हो सकता है कि देश के सर्वोच्च मंदिर में हमने वो स्कल्पचर लगाया। जब पिछली दफा इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट साहब हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आए थे तो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में सबसे पहले उनको मेरे समुद्र मंथन पर ही ले जाया गया और जिसे उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। इसी कड़ी में हमें जब मॉरिशस में काम करने का मौका मिला तो वहाँ पे डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाब साहब उस वक्त प्रधानमंत्री थे, जो आज भी वहीं के प्रधानमंत्री हैं। तो उन्होंने मेरे काम को बहुत सराहा, उन्होंने मुझे फेलिसिटेट किया। 51% से ज्यादा वहाँ पे हिंदू आबादी है जो कि भगवान शंकर को मानती है। श्रावण के इस पावन महीने में अगर मैं याद करूं तो आज भी वहाँ हजारों की भीड़ इकट्ठा होती है उस मूर्ति पे और वो एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र मॉरिशस के टूरिज्म के लिए बना और मॉरिशस की ऑफिशियल टूरिज्म वेबसाइट पर वो मूर्ति का जिक्र किया जाता है। इसी कड़ी में मैं कहूं कि टोरंटो में वॉइस ऑफ वेदास में 50 फीट ऊंचे हनुमान जी हमने लगाए। ब्राम्पटन कनाडा में हमने 51 फीट ऊंचे हनुमान जी लगाए। अभी मैं मिसिसागा ओंटारियो में 54 फीट ऊंचे भगवान श्री राम की मूर्ति का निर्माण कर रहा हूं, जो नॉर्थ अमेरिका की नहीं विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक भगवान श्री राम की मूर्ति है। तो हमने तो कला के माध्यम से भगवान श्री राम को उस वक्त के पाताल लोक तक भी पहुंचाई दिया। निश्चित रूप से आपके मॉरिशस में बसी है 108 फुट ऊंची माँ दुर्गा की मूर्ति भी है। आपने विदेशी धरती पर भारतीय आध्यात्मिक विरासत की एक विशाल उपस्थिति दर्ज कराई है। अभी तक आपने जितनी मूर्तियों की चर्चा की वो सब हमारे पौराणिक, सांस्कृतिक और आध्यात्म से जुड़ी हुई मूर्तियां हैं। ये जो विषय आप मूर्ति बनाने का चुनते हैं तो वो विषय का चुनाव कैसे करते हैं कि किस तरह की मूर्तियां बनाई जाए, और क्या इन सब से परे भी आपने कुछ मूर्तियां बनाई हैं? कला साधना का विषय है। जब भी इस तरह का कोई मौका मिलता है कि किसी परिसर में, किसी प्रांगण में कन्वेंशनल तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से कोई काम किया जाए तो उसको सोचना कलाकार को ही होता है कि कितना उसका स्केल हो और क्या दिव्य और भव्य उसका रूप हो। मैंने इस तरह के बहुत सारे काम किए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मैंने कंटेम्प्रेरी कामों में भी बहुत सारे काम किए हैं, जो मेरे काम देश और विदेशों में काफी जगह स्थापित किए गए हैं। चूंकि पहले भी लोग छोटी छोटी मूर्तियां देखते थे, मेलों में देखते थे, घरों में पूजते थे, जहाँ जहाँ मंदिरें होती बनती रही हैं वहाँ मूर्तियां बनी हैं। लेकिन अब मूर्तियों की जो ये कला है वो उद्योग का एक विस्तार रूप ले चुका है, जिसमें विविध रूप आए हैं। सामग्रियां भी बदली है, नई नई सामग्रियां आई है, टिकाऊपन बढ़ा है, साथ ही उनके डिजाइन भी बढ़े हैं। अब विज्ञान के जो विभिन्न शाखाएं हैं, चाहे फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है या केमिस्ट्री है, उन सब चीजों का उपयोग किया जा रहा है। तो जब आप एक मूर्ति बनाते हैं और जैसे आप कोई भट्ठी में उसको पिघलाते हैं, कांच को या बनाते हैं, इन सब पूरे परिदृश्य में कितने और लोगों की जरूरत पड़ती है, विशेषज्ञों की, जो आपकी बनाई हुई मूर्ति की अवधारणा है बनाने की, उसमें वो सपोर्ट करते हैं? देखिए, जब भी इस तरह के किसी बड़े प्रोजेक्ट की परिकल्पना की जाती है या इस तरह के बड़े मॉन्यूमेंट की परिकल्पना की जाती है तो उसमें एक अकेले मूर्तिकार का या एक अकेले चित्रकार का रोल नहीं होता है। बहुत सारी टीम इसके अंदर काम करती है। जैसे मैं कहूँ, राइट फ्रॉम आर्किटेक्ट जो उस पूरे कॉन्सेप्ट को डिजाइन करेगा कि मूर्ति की स्थापना कहाँ होनी चाहिए। उसके बाद इंजीनियर, स्ट्रक्चर इंजीनियर की एक अहम भूमिका होती है ताकि वो उसके स्ट्रक्चर को डिजाइन कर सके कि मूर्ति का स्ट्रक्चर कितना होगा, कैसे हो। जब ये दो काम हो तब मूर्तिकार का रोल शुरू होता है कि मूर्ति को वो खड़ा करते हैं। वहाँ पे एक बार मूर्ति शिल्प वहाँ खड़ा हुआ तो उसके इर्द गिर्द क्या क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए ताकि रोजगार उत्पन्न हो सके। एक अकेला बुत खड़ा होकर के देखने जाए लोग, ऐसा मैं नहीं मानता। आज आप स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को देखें या स्टेच्यू ऑफ बिलीफ को देखें। स्टेच्यू ऑफ बिलीफ जब हमने क्रिएट किया 16 एकड़ की उस धरा पे, तो आज कम से कम भी 1000 लोगों को वो रोजगार दे रहा वहाँ पे, और 1000 से ज्यादा लोग वहाँ पे अपने अपने व्यवसाय को पनपा रहे हैं। तो वो अकेली मूर्ति और उसकी सराउंडिंग आज इस कदर डेवलप हो गई कि 15 लाख से ज्यादा लोग वहाँ साल में आते हैं। और जब 15 लाख 1.5 मिलियन पीपल कम्स तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्यटन का केंद्र बनता है। देश से विदेश से लोग जब देखने आते हैं इस तरह के मॉन्यूमेंट्स को, तो हमें प्रसिद्धि तो मिलती है, लेकिन रोजगार के अवसर भी बहुत ज्यादा खुलते हैं। इस तरह के मौके आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। देश के अंदर एक नई एरा शुरू हुई है कि किस तरह से इस देश को एक बार स्वर्णिम काल में दोबारा बनाया जाए। मैं मूर्तिकार के रूप में जितना योगदान कर सकता हूँ उसमें हम लगे हुए हैं। रोजगार के साथ और उद्योग के साथ एक व्यापार भी जुड़ता है। तो जब आप दूसरे देशों में मान लीजिए कि बनाते हैं मूर्तियाँ, तो क्या इसमें कुछ व्यापारिक हितों का भी ध्यान रखना पड़ता है या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी नियम कानून का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो क्या वो सब होते हैं या एक्सेप्ट कर दिया जाता है उस विषय को जो बन रहा है? नहीं, ऐसे एक्सेप्टेंस, जैसे मैं बात करूंगी, मैं नॉर्थ अमेरिका में बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ बड़ी बड़ी मूर्तियों पर। तो जब ये बड़ी मूर्तियां नॉर्थ अमेरिका में किसी भी प्रांगण में बनाई जाती हैं तो बाकायदा परमिशंस होती हैं और डिप्लोमेसी होती है दो देशों के बीच की, कि किस तरह से एक, जैसे पिछले दिनों हमने एक हनुमान जी के स्कल्पचर ब्राम्पटन में बनाए, बहुत बड़े स्कल्पचर बनाए। कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां पर कुछ उस पर टिप्पणियां करी, परंतु वहां के जो उस वक्त के प्रधानमंत्री रहे वो खुद आए वहां पर, आकर के उन्होंने भी पूजा पाठ करी हनुमान जी की, और उनके साथ साथ भगवान ने सबको सद्बुद्धि दी और आज हमारे मॉन्यूमेंट्स वहां पे अच्छे से लग रहे हैं। तो ये एक तरह से दो देशों के कल्चर को ऐड करता है, क्योंकि जो हमारे भारतीय भाई बहन वहां पे बसे हुए हैं वो फॉलो करते हैं, दर्शन करते हैं, और यहाँ से भी जो जाते हैं उसको एक डिफरेंट फ्रेम में जब काम को देखते हैं तो उस काम को अप्रिशिएट किया जाता है। मेरा मानना है कि देश की सीमाओं को लांघ करके जब भी शिल्प जाता है या संगीत जाता है तो वो दो दिलों को जोड़ता है और बहुत ही खूबसूरत फिनोमिना होता है। निश्चित रूप से। और ये जो कला है, जो मूर्ति कला है, जो न केवल पौराणिक महाकाव्यों से बल्कि कुछ सामाजिक न्याय के प्रतीकों के लिए भी एक आदर्श और आकर्षण का केंद्र रहता है। तो इस तरह के विषय से, धार्मिक विषयों से परे होकर, उनके व्यक्तित्वों से परे होकर भी कुछ निर्माण आपने किए हैं। जी, मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मैं देश का पहला स्कल्पचर हूँ और हिंदुस्तान में पहला हिंदुस्तानी मूर्तिकार जिसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई। बहुत अच्छा। उस वक्त के न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ साहब, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, और मैं मानता हूँ कि मैं पहला मूर्तिकार हूँ जो जजों के बेंच में, जजों के सामने पेश हुआ एज ए मूर्तिकार, ये इम्तिहान देने के लिए। जस्टिस खन्ना और जस्टिस गवई थे उस टाइम, जो आज के चीफ जस्टिस हैं, तो उन्होंने मेरे इंटरव्यू लिया था कि वेदर आई एम कॉम्पिटेंट और नॉट टू मेक दिस पर्टिकुलर स्कल्पचर। और आपने देखा होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो एक छवि है कि हाथ ऊपर किया तो बाबा साहब लगेंगे, हमने उसको थोड़ा सा एक डिफरेंट रूप दिया। हमने बाबा साहब को उनके जो रो होता है लॉयर का कोट, उस कोट को पहना करके, ब्यूटीफुल फ्लर्स दे करके, टाई लगा करके, उनकी जो वकीलों का जो एक टाई होता है वो, और वो ही इज मूविंग टुवर्ड्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो मेरा काम था, ये काम उस वक्त जब आदरणीय प्रेसिडेंट साहिबा उस काम का उद्घाटन करने आए तो मुझसे जब वार्तालाप हुई तो आदरणीय प्रेसिडेंट साहिबा ने कहा कि इसकी शकल जो है, फेस जो है, इतनी खूबसूरत फेस रिजेम्बलेंस मैंने आज तक नहीं देखा। तो मैंने उनको कहा कि जी, मेरे अथक प्रयासों से और 97% ये चेहरा मिलाया है, ऐसा मेरे सॉफ्टवेयर्स कहते हैं, क्योंकि हम उनको कंपेयर करते हैं। तो जस्टिस चंद्रचूड़ साहब कहते हैं, मिस्टर कुमावत, आई डिफर यू ऑन दिस वर्ड। इट वाज क्वाइट ए टेक्निकल, लीगल वर्ड। सो आई वाज लाइक कि ये क्या कहना चाह रहे थे। ही सेड कि ये 97% नहीं, ये 100% है। आदरणीय मेघवाल जी ने मुझे बहुत बहुत बधाइयां दी, और अब मुझे आदरणीय जस्टिस गवई साहब ने मौका दिया रत्नागिरी के चिपलॉन में बाबा साहब अम्बेडकर की एक और प्रतिमा बनाने का, और हम वो कर रहे हैं। इसी तरह से स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का निर्माण मैंने विजयवाड़ा में किया, जो 206 फीट ऊंची बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा है। तो मैंने देश के अंदर तो राष्ट्र पुरुषों की प्रतिमा बनाई ही है, बट देश के बाहर भी अगर बात करें तो ICCR के माध्यम से मैंने 80 से ज्यादा देशों में और राष्ट्र पुरुषों की प्रतिमाएं भेजी हैं, चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी, रविंद्रनाथ जी टैगोर, महात्मा गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर। निश्चित रूप से। और आपकी इस बातचीत से मुझे एक फिल्म मुगल आजम का एक संवाद याद आता है, जिसमें बादशाह कहते हैं कि संग तराश, हमें खुशी है कि तुम्हारे जैसे फनकार भी हमारी सल्तनत में आबाद है। तो निश्चित रूप से यह बहुत ही खुशी की बात है कि आपके जैसे फनकार, मूर्तिकार हमारे देश में हैं, और आपके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जो प्राचीनतम भारतीय संस्कृति है और हमारे जो न्याय पुरुष सब हैं उनको पहचान मिल रही है। अंत में जाते जाते एक चीज कहेंगे कि चूंकि मूर्ति कला उद्योग में है, इसका विस्तार हो रहा है। पहले की जो प्राचीनतम सामग्रियों से बनते थे और आज जो आधुनिक सामग्रियों में है, क्या अंतर है? और आप लोग किस किस तरह की सामग्रियों का आजकल उपयोग करते हैं? जब भी बड़े स्कल्पचर का निर्माण किया जाता है तो धातु का चयन किया जाता है। तो जिस तरह से हम ब्रोंज का चयन करते हैं तो वो ब्रोंज अपने आप में एक सिग्निफिकेंट वैल्यू रखता है बड़े स्कल्पचर के निर्माण में। उसका चयन करने के लिए IIT जैसे संस्थानों की मदद ली जाती है, और वो खूबसूरत कैसे दिखे, लंबा कैसे टिके, उसके ऊपर कौन सा लेप ऐसा रखे ताकि वो मूर्ति शिल्प लंबे समय तक, युगों युगों तक वो एक संदेश दे सके। ऐसे ही काम हमने जब पार्लियामेंट में किए हैं या फिर स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस जैसी मूर्तियां बनाई हैं, तो उनमें इसी तरह का ख्याल रखते हुए वो सब अलग अलग मीडियम्स हमने यूज किए हैं। मिट्टी का भी अगर चयन करते हैं तो मिट्टी कौन सी होनी चाहिए मूर्ति शिल्प को बनाने के लिए। मशीनों का अगर चयन करें तो कौन सी मशीन कितने एक्सेस राउटर पे कटिंग करेगी, क्या कटिंग करेगी, उस सब का चयन करना। कौन से देश से अच्छी मशीन आ सकती
दिखती है। मुझे याद आता है कि मैं अपनी पहली मशीनें लेके आया था कैलगरी कनाडा से, जो कि कोई रेयर फिनोमेना था आर्टिस्ट के लिए कि इतनी दूर से मशीन ला करके उस मशीन के साथ काम को करना। आज हम कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, सौभाग्य की बात है हमारे लिए। बहुत अच्छा, और सौभाग्य हमारे देश के लिए भी है, लोगों के लिए भी है कि इसके कारण पहचान बढ़ रही है, पहचान मिल रही है। मूर्ति कला आज उद्योग के रूप में विकसित हो रहा है और बड़े बड़े मूर्तिकार इसमें अपनी अपनी कलाओं द्वारा सम्मान पा रहे हैं। लोगों को अच्छी मूर्ति कला, मूर्तियां और आसपास के वातावरण देखने को मिलते हैं। इसका अपना एक विज्ञान है, इसकी विभिन्न तकनीकें हैं और सामग्रियां हैं जिसमें पत्थर, धातु, लकड़ी, मिट्टी और अन्य पदार्थों का जो उपयोग किया जाता है। आंसर फाइबर भी इसमें है। आर्थिक उपलब्धियां हैं, रोजगार हैं और सबसे बड़ी बात कलाकारों को मिल रही अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी है। नरेश कुमार कुमावत जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और इन सब विषयों पर बृहत जानकारियां दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी। अभी आप मूर्तिकला उद्योग और तकनीक, इस क्षेत्र में बढ़ते रोजगार, आर्थिक उपलब्धियां और भारतीय कलाकारों को मिल रही अंतर्राष्ट्रीय पहचान विषयों पर ये भेंटवार्ता सुन रहे थे। विशेषज्ञ थे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित सम्मानित मूर्तिकार श्री नरेश कुमार कुमावत। भेंटकर्ता थे दिलीप झा। इसी के साथ उद्योग पत्रिका का ये अंक संपन्न होता है। प्रस्तुत करता थे दिलीप झा। उद्योग पत्रिका।